आज द उज्ज्वल एकेडमी के माध्यम से जिस व्याख्यान को पढ़ने वाले हैं, जिस व्याख्यान को जानने वाले हैं, वो है अरस्तु जीवन, सृजन और सिद्धांत। इसके बहाने आज हम अनुकरण सिद्धांत पर बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप लगातार काव्यशास्त्र को पढ़ रहे हैं, भारतीय के बाद पाश्चात्य, और पाश्चात्य काव्यशास्त्र में हम चले आए हैं प्लेटो के बाद अरस्तु पर। अरस्तु में आप देख रहे हैं कि आज हम इसके जीवन पर, सृजन पर और सिद्धांत पर भी बात करेंगे। जीवन पर और सृजन पर संक्षेप में हम बात करेंगे, लेकिन इनका जो मूल रूप से सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत, ये आज के व्याख्यान का मूल आधार है जिस पर हम बात करेंगे। अरस्तु दरअसल यूनान में पैदा हुए। आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पेश की गई है, प्रस्तुत की गई है। अरस्तु जो है वो, जिसका जन्म 374 ईसा पूर्व में हुआ मकदूनिया में अस्तगिरा नामक स्थान पर, यूनान में, और मृत्यु 322 ईस्वी पूर्व। तो इस तरह से अरस्तु भी यूनानी दार्शनिक थे। प्लेटो के शिष्य होने का सौभाग्य से प्राप्त हुआ, और अरस्तु सिकंदर महान के गुरु थे, जिसके कारण इनकी जो ख्याति और प्रसिद्धि है, दोनों कारणों से। एक तो बहुत शानदार गुरु की परंपरा में ये शिष्य हुए, और दूसरा है कि इनके शिष्य जो हैं वो विश्व विजेता हुए, या दुनिया को जीतने का स्वप्न उसने देखा था, ख्वाब उसने देखा था, और उसकी अभिव्यक्ति तमाम जगहों पर मिलेगी आपको। इसलिए प्लेटो इनके गुरु और शिष्य के रूप में सिकंदर है, मित्र हिरमियास है, आदि आदि ना उल्लेख है। दरअसल अरस्तु का जो नाम है, इसे यूनानी भाषा में अरिस्टोतिलेस कहा जाता है, और अंग्रेजी में लोग इसे अरिस्टोटल कहते हैं। अरिस्टोटल के नाम से भी जाने जाते हैं। अरस्तु के बारे में कहा जाता है कि ये अपने अभिजात्य परिवार के कारण, अभिजात्य परंपरा के कारण जितना प्रबुद्ध हुए, शायद इतने प्रबुद्ध उस दौर में, उस समय में कोई नहीं थे। जब ये पढ़ने के लिए गए थे प्लेटो के शिक्षण संस्थान में, तो प्लेटो ने इसके बारे में कहा था कि हमारे शिक्षण संस्थान में जितने भी छात्र छात्राएं हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, वे सभी शरीर हैं, और इस सब का जो मस्तिष्क है वो केवल और केवल अरस्तु है। अरस्तु की जो इंटेलिजेंसी थी, या उसके जो ज्ञान की विविधता थी, या उसकी जो क्षमता थी, उसका जो सामर्थ्य था, इसके कारण प्लेटो ने इस तरह की बात अरस्तु के बारे में कही थी। अब ये अरस्तु जो दरअसल प्लेटो के शिष्य हुए, बाद में ये वहाँ के शिक्षक होना चाह रहे थे उसी संस्थान में, लेकिन यूनान की एक बड़ी समस्या रही है, जो समस्या हमारे देश भारत की भी है। एक समस्या रही कि वहाँ भी स्टेट सिटी की भावना थी, और एक राज्य वाले दूसरे राज्य वाले को अक्सर विदेशी समझा करते थे, जैसे यहाँ भी हो रहा है। उत्तर भारत के जो लोग हैं, या ये जो राज्य हैं उत्तर भारत में, वहाँ के लोग दक्षिण भारत के लोगों को विदेशी समझते हैं, और दक्षिण वाले हमें विदेशी समझते हैं। ये समस्या रही है, इसलिए अखंड भारत की जो परिकल्पना है वो संभवतः आज भी साकार नहीं हो पाई है। इसी प्रकार से यूनान में हम देखते हैं कि जिसमें 20 राज्य थे उस दौर में, जिसमें 3 राज्य बहुत प्रधान थे, जिसमें आतिका का नाम लिया जाता है, लाकुनिया का नाम लिया जाता है, और साथ में नाम लिया जाता है एक और जो स्टेट है, दरअसल लाकुनिया है, ये उसके बाद मकदूनिया है। तो इन राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन राज्यों में आपसी टकराव होते रहते थे, और दरअसल जो वहाँ की भौगोलिक बनावट थी, उस भौगोलिक बनावट के कारण भी, जो कि समुद्र और पहाड़ों से घिरा हुआ प्रदेश था, जिसके कारण वहाँ पर शासन का जो एकत्व है वो स्थापित नहीं हो पाया। दरअसल एक अखंड जो राष्ट्र है उसकी परिकल्पना साकार नहीं हो पा रही थी, और मकदूनिया के निवासी होने के कारण जो अरस्तु हैं वो दरअसल विदेशी माने गए एथेंस में, जहाँ एथेंस में प्लेटो का संस्थान था। यही कारण है उसे वहाँ शिक्षक बनने नहीं दिया गया। और मूल रूप से कहा जाता है कि जो ये अरस्तु है, अरस्तु जब वहाँ शिक्षक नहीं बन पाए, जिस ज्ञान का इसने अर्जन किया था वो शिक्षक बनने के लिए ही था, लेकिन जब वहाँ शिक्षक नहीं बन पाए, तब इन्होंने हार करके अपने मित्र हिरमियास के दरबार में मंत्री हो गए। जो हिरमियास इसके सहपाठी थे,
प्लेटो के संस्थान में दोनों साथ पढ़े थे। उसके साथ ये मंत्री हो गए, उसके राज्यभार को संभालने लगे। और कुछ दिनों के बाद जब सम्राट फिलिप, जो सिकंदर के पिता थे, उसने अरस्तु को बुलाया अपने दरबार में कि वो शिक्षित करे सिकंदर को। तो सिकंदर को शिक्षित करने के लिए, उसे ज्ञान प्रदान करने के लिए ये अपने पर दायित्व लेते हैं। और उसके लिए इन्हें उस ज़माने में 3 करोड़ 20 लाख रुपये प्राप्त होते हैं। इस पैसे से इन्होंने एक रिसर्च सेंटर की स्थापना की, जिसमें 1000 लोगों को नियुक्त किया था। इसलिए ज्ञान विज्ञान के विकास में जो अरस्तु की भूमिका रही है वो ज़बरदस्त रही है, वो शानदार रही है। दरअसल अरस्तु एक साथ कई विषयों के विद्वान थे, कई विषयों की जानकार थे। दुनिया में विश्व के इतिहास में 2 लोग संभवतः ऐसे हुए। एक तो हमें अरस्तु दिखाई पड़ते हैं जो अनेक ज्ञान के अनेक क्षेत्रों में पारंगत हैं। वो जितने अच्छे काव्यशास्त्री हैं उतने ही अच्छे दार्शनिक भी हैं, उतने अच्छे विचारक भी हैं, उतने ही अच्छे वे कवि भी हैं, उतने ही अच्छे वो डॉक्टर भी हैं, वैज्ञानिक भी है, ज्योतिष भी हैं, इतिहासकार भी हैं, शिक्षाविद भी हैं। विज्ञान की भी पूरी जानकारी है उनके पास। तो दरअसल ज्ञान के अनेक क्षेत्रों में पारंगत होने वाले में अरस्तु का नाम लिया जाता है। दूसरा है इटली में पैदा हुए लियोनार्डो दा विंची, जिसने मोनालिसा नाम का पेंटिंग बनाया। और लियोनार्डो दा विंची के बारे में कहा जाता है कि वो जितने बड़े पेंटर थे, जितने बड़े चित्रकार थे, उतने ही बड़े मूर्तिकार थे, उतने ही अच्छे कवि थे, उतने अच्छे वैज्ञानिक थे, उतने अच्छे दार्शनिक थे। अनेक क्षेत्रों में ये पारंगत थे और ये उनकी विशिष्टता रही है। अरस्तु जो जाने जाते हैं अपने जिस ग्रंथ के कारण, आप देख रहे हैं कि इसकी रचना जो है वो पेरिपोएटिकेस है। यूँ तो 400 पुस्तकों के लेखक के रूप में अरस्तु का नाम लिया जाता है, लेकिन ये सारी रचनाएं समय के साथ लुप्त होती गई। समस्या यह है कि जब एथेंस में से शिक्षक नहीं बनाया गया और जब वहाँ का छल छद्म जो है, जो पूरा राजनीतिक वातावरण था ये फिलिप के दरबार का, वो इसे पसंद नहीं आया और बाद में आकर के शिक्षक ही हुए। जब प्लेटो नहीं रहे और उस शिक्षण संस्थान को एक कुशल संचालक की आवश्यकता थी, एथेंस में इनकी वापसी हुई, फिर जाकर के शिक्षक हो गए। और उस शिक्षक होने के बाद जो इनका अनुभव प्राप्त हुआ उसकी अभिव्यक्ति इनकी रचनाओं में दिखाई पड़ती है। 400 पुस्तकों के रचनाकार हैं ये। पुस्तकें तो गायब हो गई, नहीं मिली, अप्राप्य है। जिन रचनाओं के कारण, जिस ग्रंथ के कारण अरस्तु मूल रूप से हमारे काव्यशास्त्र में ख्यात हैं और हम लोग पढ़ते हैं, उसका मूल कारण जो रहा है, ये मूल कारण है यही रचना जिसे आप देख रहे हैं, पेरिपोएटिकेस। पेरिपोएटिकेस जिसे ऑन पोएटिक्स के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और अब इसे पोएटिक्स के नाम से हम हिंदी वाले लोग जानते हैं, और जिसका अनुवाद होता है काव्यशास्त्र। इन्होंने केवल काव्यशास्त्र का निर्माण नहीं किया बल्कि इसके साथ इसने रिटोरिक भी लिखा। रिटोरिक के बारे में कहा जाता है कि रिटोरिक भाषण शास्त्र है। खास करके राजनीतिक शास्त्र वाले लोग, समाजशास्त्र वाले लोग, इतिहास वाले लोग रिटोरिक को पढ़ते हैं। हम साहित्य वाले लोग पोएटिक्स को पढ़ते हैं। पोएटिक्स को पढ़ते हुए जिन सिद्धांतों के बारे में जानकारी मिलती है वो अरस्तु का वो प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसे अनुकरण और विवेचन के रूप में हम जानते हैं। यह ग्रंथ जिसमें इसने बताया है कि विवेचन का जो व्यापक विवेचन है वो रिटोरिक में किया जाएगा। हालांकि रिटोरिक में चीज़ें नहीं प्राप्त होती, ये अलग सवाल है। अब हम बात करेंगे इसके सिद्धांत पर, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम परिचय देना चाहेंगे इसकी इस रचना पोएटिक्स की। पोएटिक्स के बारे में कहा जाता है कि इसमें कुल मिलाकर के 26 अध्याय हैं और 50 पृष्ठ हैं केवल। आश्चर्य लगता है कि ज्ञान के इतने क्षेत्रों में पारंगत थे अरस्तु, और बावजूद इसके इसने केवल 50 पृष्ठों का ही ग्रंथ क्यों लिखा होगा। विद्वानों में इस पर मतभेद है कि 50 पृष्ठों के ग्रंथ, उसमें भी काव्यशास्त्र जैसे गंभीर विषय पर अरस्तु ने क्यों लिखा होगा, क्यों लिखा, क्या कारण था। तो जो विद्वान है वो अपने तर्क से वहाँ तक पहुँचते हैं, बताते हैं कि अरस्तु की ये मौलिक रचना नहीं है। काव्यशास्त्र के विकास के लिए इसका निर्माण नहीं हुआ था। जब वो शिक्षण संस्थान में नियुक्त हो गए, जब उसने
बच्चों को ज्ञान प्रदान किया होगा, तो काव्यशास्त्र को पढ़ाने के लिए उसने जो नोट्स बनाए होंगे, उसी नोट्स को इसके ग्रंथ पोएटिक्स के रूप में हम जानते हैं। ये 50 पृष्ठों का नोट होगा जिसमें 26 अध्याय रहे होंगे, और उसमें इन्होंने व्यापक रूप से विवेचन किया होगा दुखांतक का, सुखांतक का, महाकाव्य का, और इसी कारण ये ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ होगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये अरस्तु इतने प्रतिभाशाली थे जो ज्ञान का प्रवर्तन कर रहे थे, ज्ञान की शुरुआत कर रहे थे, ज्ञान को उत्पन्न कर रहे थे। ऐसे आदमी को नोट की कब आवश्यकता पड़ गई? पढ़ाने के लिए से नोट की ज़रूरत क्या थी? तो ऐसे में फिर तर्क वहाँ पहुँचता है कि निश्चय ही अरस्तु ने कोई नोट नहीं बनाया होगा अपने छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए। दरअसल जो उनके विद्यार्थी थे, उन विद्यार्थियों ने इनके व्याख्यान के प्रमुख अंशों को नोट किया होगा, जो कालांतर में अरस्तु के ग्रंथ के रूप में ख्यात हुआ, प्रसिद्ध हुआ, ये बात कही जाती है। अब कारण जो भी रहा हो, लेकिन अरस्तु की ये जो पुस्तक है जिसमें 26 अध्याय हैं, इन अध्यायों में बड़ा ही व्यापक विवेचन किया गया है। दरअसल ये जो रचना है इसमें बड़ा व्यापक विवेचन कई चीज़ों का मिलता है। हम देखें तो इसका उल्लेख यहाँ किया गया है। इसमें कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि सुखांतक का विवेचन है, महाकाव्य का विवेचन है, दुखांतक का विवेचन है। इनका मानना था कि दुखांतक जो है, जिसे कार्य व्यापार कहा जाता है, या जिसे दुखांतक को इसने ट्रेजेडी कहा है, इसने माना कि साहित्य का सर्वोत्तम यही विधा है। इससे जो परिवर्तन होता है, इससे जो बदलाव की चेतना निर्मित होती है, इस तरह की चेतना अन्यत्र निर्मित नहीं होती है। दरअसल इसने दुखांतक के बारे में कहा कि दुखांतक एक इस तरह का कार्य व्यापार है, जिस कार्य व्यापार के माध्यम से दुखांतक एक ऐसा कार्य व्यापार है जिसमें जो अपने आप में गंभीर होता है, जो पूर्ण होता है, जो विस्तृत होता है। और इसने बताया कि दुखांतक दरअसल कार्य व्यापार है, शारीरिक गतिविधि उसमें होती है, ये अपने आप में पूर्ण होता है, जीवन को बदलने की चेतना इसमें होती है। इसका अंत दुखों से होता है, ट्रेजिडी के रूप में अंग्रेजी में इसे जाना जाता है। तो दुखांतक के बारे में ये बात कही। अरस्तु ने अपने ग्रंथ में प्रकृति के बारे में भी उल्लेख किया। हम आगे आपको लिए चलेंगे इसके अनुकरण सिद्धांत पर। इसको समझने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे प्रकृति शब्द है, प्रकृति शब्द के बारे में हम कह सकते हैं कि अरस्तु ने जिस अर्थ में प्रकृति को लिया है, जब ये कहते हैं कि कला जो है वो प्रकृति की अनुकृति है, तो प्रकृति का जो अर्थ है वो बताना यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रकृति के बारे में इसने कहा कि प्रकृति के दो रूप होते हैं, एक तो बाहरी रूप है और दूसरा आंतरिक रूप होता है। जैसे बाहरी रूप में हम नदी को देखते हैं, नाले को देखते हैं, हम पहाड़ को देखते हैं, हम पेड़ पौधों को देखते हैं, हम सूर्य और चाँद को देखते हैं, ये प्रकृति का बाह्य रूप है। लेकिन प्रकृति का जो ये बाह्य रूप होता है, इसकी भी अपनी आंतरिक प्रकृति है। जैसे सूर्य प्रकृति है, लेकिन ताप देना, ऊर्जा प्रदान करना सूर्य की प्रकृति है। तो प्रकृति का जो ये बाह्य रूप होता है, उसकी अपनी आंतरिक प्रकृति होती है। जैसे समुद्र है, समुद्र जो है वो बाहरी रूप में जो दिखता है, उसमें जो गांधीर्य है, उसमें जो अस्थिरता है, जो विशालता है, वो उस समुद्र की निजी प्रवृत्ति है, वह उसकी प्रकृति है। नदी प्रकृति भी है और नदी प्रवाहित होती है, वो नदी के भीतर की प्रकृति है। सिर्फ बाहरी रूप और भीतरी रूप का इसने उल्लेख किया। जब ये कार्य व्यापार की बात करते हैं तो इसने साफ कहा है कि कार्य व्यापार जो है या दुखांतक जो है, ये वस्तुतः प्रकृति की अनुकृति है, या कला विशेष प्रकृति की अनुकृति है। तो प्रकृति की बात जब ये करता है तो ये केवल बाहरी चीज़ों की बात नहीं करता, बल्कि आंतरिक चीज़ों की भी बात करता है। अगर कोई राम काव्य की प्रस्तुति कर रहा है या रामलीला की प्रस्तुति कर रहा है, तो राम का जो बाहरी बनावट है, जो उसका पहनावा है, जो उसका टेक्सचर पॉस्चर है, यह काफ़ी नहीं है। उसे लेकर के अगर राम आया है मंच पर तो यह काफ़ी नहीं है, बल्कि राम का रामत्व, राम की शालीनता, राम का वाचन, राम का गांधीर्य, राम की सादगी, ये सब कुछ झलकना चाहिए, सब कुछ दिखना चाहिए मंच पर। अगर राम कृष्ण की भांति नृत्य करते हुए मंच पर उपस्थित होते हैं तो राम का रामत्व तो खंडित हो जाएगा। जो दर्शकों के मन में राम की एक तस्वीर बैठी हुई है, राम का एक
की एक छवि बनी हुई है वो छवि धूमिल हो जाएगी। इस नाटक को लोग पसंद नहीं करेगा। इसीलिए कार्य व्यापार में प्रकृति की अनुकृति की जाती है। प्रकृति बाहरी रूप से भी है और आंतरिक रूप से भी है। राम की बाहरी बनावट जो उसे राम के जैसा दिखाता है वो उसका बाहरी नेचर है। और राम में जो रामत्व है, राम का जो गुण है, जो आदर्श है, नैतिकता है, सदाचार है, शालीनता है, ये राम का रामत्व है, ये राम की आंतरिक प्रकृति है। इसलिए प्रकृति की ही अनुकृति की जाती है। कोई भी अनुकर्ता जब अपने अनुकारी का अनुकरण कर रहा होता है तो वह राम के रामत्व का अनुकरण करेगा। वह केवल उसकी बाहरी बनावट पर ही जोर नहीं डालेगा, बल्कि राम की सारी जो चेतना है, राम का जो सारा गुण है, उसे वो रेखांकित करेगा अपने कार्य व्यापार के माध्यम से, अपनी शारीरिक गतिविधि के माध्यम से। अब हम आपको लिए चलेंगे इनके प्रमुख सिद्धांत अनुकरण पर। जब अनुकरण की बात हम करते हैं तो इस क्रम में बता दूं कि इनके दो सिद्धांत बहुत प्रधान हैं, अनुकरण का सिद्धांत और विवेचन का सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत के बारे में बताया जाता है कि इस शब्द का संबंध यूनानी भाषा के मिमेसिस से है। जैसा आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर भी वो चीज़ें लिखी गई है। यूनानी भाषा की मिमेसिस से इसका संबंध है और अंग्रेजी में इसे इमिटेशन कहा जाता है। हिंदी में हम लोग अनुकरण शब्द से इसे रेखांकित करते हैं, बताते हैं कि अनुकरण है। अब सवाल ये महत्वपूर्ण है कि ये जो अनुकरण शब्द है इसका सर्वप्रथम उल्लेख प्लेटो ने किया था। प्लेटो को आप पढ़ चुके हैं। प्लेटो ने कहा था अनुकरण के बारे में कि अनुकरण एक नकल की प्रवृत्ति है। अनुकरण एक नकल है। जब कोई कवि या कोई कलाकार किसी भी चीज़ की नकल के आधार पर दूसरी चीज़ की प्रस्तुति करता है तो वह अनुकरण कहलाता है। इसने कहा कि अनुकरण का अनुकरण करता है कवि, कलाकार, इसलिए वो नकलची है। कवि की उपेक्षा उसने की थी, कवि को देश निकाले की बात उसने कही थी। ये सारी चीज़ें इस कारण हुई कि उसने कविता के प्रति या कला के प्रति एक प्रकार का भाव ऐसा ही रखा था कि कलाकार जो है वो नकलची होते हैं, वो निर्माता नहीं होते, वो क्रिकेचर नहीं होते। इस रूप में कवि को नकलची के रूप में उसने उल्लेखित किया था। और यही कारण है कि अनुकरण शब्द का तो उसने उल्लेख किया, पर सिद्धांत के रूप में उसने इसकी व्याख्या नहीं की थी। उसने प्रत्यय का सिद्धांत दिया था जिसमें अनुकरण को बताया गया कि नकल का नकल है, या कला जो है वो नकल का नकल है, और जिसके कारण ये सर्वथा उपेक्षित है। अरस्तु ने अपने गुरु से ये शब्द अवश्य लिया था, लेकिन उसमें सर्वथा नए अर्थ को भरने की चेष्टा इसने की थी। नया अर्थ भरा है इसने, जिसके कारण जो अनुकरण है वो पूरी तरह से बदल ही जाता है। प्लेटो ने नकल कहा, कवि को नकलची माना, इसने कहा कि निर्माता है। संसार में जो तीन तरह की वस्तुएं होती है, एक तो मूल वस्तु है जिसके बारे में प्लेटो ने कहा कि मूल वस्तु भी अपने आप में नकल है। चूँकि जो परमात्मा है, परमात्मा ने इस संसार को, इस सृष्टि को निर्मित करने के पूर्व कल्पना की होगी, उसके भीतर में विचार आया होगा। तो विचार वस्तु का पहला रूप है। वस्तु जो उसका साकार रूप है, जो प्रस्तुत रूप है, दरअसल वो सेकेंडरी है, द्वितीयक है। और जब कवि और कलाकार उस वस्तु के आधार पर अपनी कला को प्रदर्शित करता है, अपनी कविता का निर्माण करता है, तो निश्चय ही ये नकल का नकल है। ये प्लेटो का मानना था। अरस्तु ने इसे खारिज किया। उसने कहा कि कवि जो होते हैं वो नकलची नहीं होते। इनका मानना है कि अनुकर्ता होने के कारण कवि तीन में से किसी एक चीज़ का अनुकरण करता है। आप देख रहे हैं जो अनुकरण को करता है कवि, जो वस्तु जैसी थी या है उसे जैसा कहा या माना जाता है और उसे जैसा होना चाहिए। अब यहाँ सवाल महत्वपूर्ण यह है कि जो वस्तु जैसी थी या है, अगर कवि उसे भी प्रस्तुत करता है, जैसे मान लीजिए कि कोई कलाकार ताजमहल को प्रस्तुत कर रहा है। अब ताजमहल को कोई कलाकार प्रस्तुत कर रहा है तो ताजमहल को फिर से वो पुनर्सृजित कर रहा है, फिर से बना रहा है। ऐसा नहीं कि वो ताजमहल आगरे से उठा करके दिल्ली ले आया, ऐसा नहीं है। वो ताजमहल को निर्मित कर रहा है, और ये ताजमहल जब तक उसके अंतस में प्रविष्ट नहीं करेगा, जब तक उसके संस्कार में नहीं उतरेगा, तब तक वो ताजमहल बना ही नहीं सकता है कला के रूप में। इसीलिए
कला का जो संबंध आंतरिक चीज़ों से है और कला के बारे में जो कहा जाता कि ये जो वस्तु जैसी थी या है, अगर उस रूप में भी रचनाकार उसे प्रस्तुत करता है तो भी वो कलात्मक हो जाती है। इतिहासकार से साहित्यकार इसीलिए विशिष्ट होता है कि जब यथारूप वो उस चीज़ को प्रस्तुत कर रहा है तब भी उसमें उसकी अपनी वैयक्तिकता मिल जाती है, तब भी वो चीज़ें कुछ न कुछ विशिष्ट हो जाती है। बंगाल के अकाल पर जो इतिहासकारों ने लिखा वैसा ही रांगे राघव ने नहीं लिखा। इतिहास की सारी घटनाएं यहाँ भी उद्धृत है, लेकिन इसने अपने तरीके से उसे प्रस्तुत किया। इसीलिए अरस्तू ने कहा है कि कवि या कलाकार वस्तु को उस रूप में प्रस्तुत नहीं करता जैसा वो है, बल्कि जैसा उसे महसूस होता है, जैसी उसे प्रतीति होती है, जैसी उसे अनुभूति होती है, जैसा उस पर प्रभाव पड़ता है, उस रूप में वो उसे रेखांकित करता है, अभिव्यक्त करता है। तो जो वस्तु जैसी थी या है, यहाँ भी कभी पूरी तरह नकलची नहीं होता है। मान लीजिए कि यहाँ थोड़ा सा नकल हो भी गया, यहाँ कवि या कलाकार नकलची हो भी गए, तो दूसरी बात जो इसने कही है कि अनुकर्ता होने के कारण दूसरी चीज़ जो कवि अभिव्यक्त करना चाहता है, कलाकार अभिव्यक्त करता है कि कोई वस्तु जैसी कही या मानी जाती है, मतलब यह है जिसके पीछे लोक धारणा होती, जैसा कहा या माना जाता है। तो जिस तरह की लोक धारणा होती है, किसी संदर्भ के बारे में जो मिथकीय संदर्भ होता है, मिथकीय चेतना होती है, रचनाकार उसे आधार बनाता है। राम के बारे में जो समाज में धारणाएं फैली हुई है, राम के बारे में जो मिथकीय संदर्भ है, कलाकार और कवि उसका अनुकरण करता है, वैसे ही वो राम की प्रस्तुति करता है। तो यहाँ यह कह लेना कि चूँकि कहा और माना जाता है और कवि उसका अनुकरण करता है, उसके आधार पर चीज़ों की प्रस्तुति करता है, राम को लाता है, कृष्ण को लाता है, दुष्यंत को लाता है, तो यहाँ भी कवि नकलची नहीं होता। यहाँ भी वह अपने हिसाब से उसे प्रस्तुत करता है। जहाँ पर जिस तरह की लोक धारणा होती है, उस लोक धारणा में दरअसल परिवर्तन होता रहता है, अनेक तरह के परिवर्तन होते रहते हैं, और कवि और कलाकार अपनी चेतना से, अपनी सजगता से उसे अस्थिर रूप प्रदान करता है। राम के बारे में तुलसीदास ने वैसा ही नहीं लिखा जैसा वाल्मीकि ने लिखा था, या राम की शक्ति पूजा में निराला ने वैसा ही राम को नहीं लाया जिस तरह के राम वर्णित हो गए थे रामचरितमानस में, या साकेत में जो राम है, जो राम कहते हैं कि भम्मे न वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, संदेशा नहीं स्वर्ग का लाया, मैं इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो यहाँ जो राम का रामत्व है वो परंपरित नहीं है। परंपरित होने के बावजूद भी राम के संबंध में जो धारणाएं थे उसमें कवि का एक्सपेरिमेंट हुआ है, कवि का प्रयोग हुआ है। यहाँ भी कवि पूरी तरह नकलची नहीं है, इसीलिए अनुकरण सर्वथा नकल नहीं है। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसे जैसा होना चाहिए। एक वस्तु का मूल रूप होता है, यथार्थ रूप होता है, और दूसरा उसका आदर्श रूप होता है। तो आप देखेंगे कि यथार्थ रूप का अगर कवि वर्णन करता है तब भी वो कला है, जैसी कही या मानी जाती है वैसा भी अभिव्यक्त करे तो वह भी कला है। लेकिन जब वो तीसरी चीज़ लेकर के आए कि उसे जैसा होना चाहिए, तो अभी वस्तु ऐसा हुआ नहीं है, अब उसे कैसा होना चाहिए ये कवि की अपनी परिकल्पना है, कवि की अपनी वैयक्तिकता है, कवि की इंडिविजुअलिटी है, कवि की प्रतिभा उसमें बोलती है। उस वस्तु को कैसा होना चाहिए, उस रूप में जब चीज़ों की प्रस्तुति करता है तो जिसकी सत्ता पूर्व से नहीं है और कवि उस चीज़ को रेखांकित कर रहा है, उस चीज़ को प्रस्तुत कर रहा है, तो यहाँ कवि कैसे नकलची हो गया, कैसे वो अनुकरण को नकल के रूप में प्रयोग करता है। जब इस पर हम विवेचन करते हैं, इस पर जब हम बात करते हैं, तो हम यही समझ सकते हैं कि उसे जैसा होना चाहिए कवि और कलाकार इस रूप में प्रस्तुत करता है। मोनालिसा जब लियोनार्डो दा विंची के माध्यम से बनाया गया, तो मोनालिसा की विशेषता है कि आप जिस तरह के भाव को लेकर मोनालिसा का अवलोकन करेंगे उसी भाव में वो दिखेगी। आप रो रहे हैं तो मोनालिसा रो रही है, आप उदास हैं तो वह भी उदास है, आप मुस्कुरा रहे हैं तो वो भी मुस्कुरा रही है, आप सामान्य हैं तो वो भी सामान्य है। ये विविध भावाभिव्यक्ति जो उसमें हुई है, ये कवि ने, ये रचनाकार ने, ये कलाकार ने अपनी परिकल्पना से निर्मित किया है। रामराज की परिकल्पना रामचरितमानस में की गई,
उत्तरकांड में। तो इसमें तुलसीदास ने केवल उसी राम का वर्णन नहीं किया, उसी राज्य का वर्णन नहीं किया जिसका वर्णन वाल्मीकि ने कर दिया था, बल्कि एक ऐसे राज्य की परिकल्पना तुलसीदास ने की है, राज्य जैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए, राज्य व्यवस्था कैसी हो, शासन कैसा हो, इस चीज़ को उसने कितना सुंदर तरीके से रेखांकित किया है राम राज्य के बहाने। ये तुलसीदास ने एक ऐसे राज्य की परिकल्पना की है कि राज्य को ऐसा होना चाहिए, या किसान को कैसा होना चाहिए, मजदूर को कैसा होना चाहिए, स्त्री को कैसा होना चाहिए, पुरुष को कैसा होना चाहिए। दरअसल इसका रेखांकन कवि और रचनाकार जब करते हैं अपनी रचनाओं में, तो वो नकलची नहीं होते, उसे जैसा होना चाहिए उस रूप में वो प्रस्तुत करता है। और उसकी सत्ता तो पहले से है ही नहीं, उसकी सत्ता जब पहले से नहीं है और तब जब कवि उसकी परिकल्पना कर लेता है, उसका निर्माण कर लेता है अपनी प्रतिभा से, अपनी ज्ञान से, अपनी क्षमता से, अपनी प्रज्ञा से, तो वह नकल नहीं कहलाएगा बल्कि वो अनुकरण कहलाएगा। अनुकरण के बारे में जो बातें कही जाती है, इसे समझने के लिए इसका विवेचन अनिवार्य है। अरस्तु के अनुसार कला जो है वो प्रकृति की अनुकृति है। मैंने प्रकृति का उल्लेख पहले किया, कला प्रकृति की अनुकृति है। कोई अगर राम का अनुकरण कर रहा है तो राम की केवल बाहरी टेक्सचर पॉस्चर का वो अनुकरण नहीं करेगा। राम के पहनावे का अनुकरण करना राम का अनुकरण करना नहीं है। अनुकर्ता अपने अनुकार्य को पूरी तरह से उतार देना चाहता है, बाहरी रूप में भी और आंतरिक रूप में भी। इसीलिए इसने जो कहा है कि कला जो है प्रकृति की अनुकृति है, तो प्रकृति यहाँ बाहरी भी है और आंतरिक भी है। हम राम के बाहरी बनावट को भी अनुकृत करते हैं और राम के रामत्व को भी, राम की नैतिकता को भी, राम के आदर्श को भी, राम की शालीनता को भी, राम के ज्ञान को भी, राम की सादगी को भी, राम के आदर्श को भी, तमाम चीज़ों को आत्मसात करके अपने पाठकों के बीच या कहें तो अपने दर्शकों के बीच रेखांकित करते हैं। तो ये क्या है? ये प्रकृति की अनुकृति है, ये नकल नहीं है। इस रूप में अरस्तु ने व्याख्यायित किया है। इनका मानना है कि अनुकरण जो है वो मूल वस्तु का पुनरुत्पादन करता है। मूल वस्तु जो है जिसे यथार्थ रूप में हम देखते हैं, उसका वो नकल नहीं करता, फिर से उसे उत्पादित करता है। जैसे मान लीजिए प्रकृति है और प्रकृति को देख करके कविता लिखी गई। पंत जी ने लिखा है कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोर प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इसमें तो प्रकृति का जो शाश्वत सौंदर्य है, जिसके सामने स्त्री का सौंदर्य शाश्वत नहीं है, उसका उल्लेख किया है पंत ने। या नौका विहार में उसने जो नदी के सौंदर्य का वर्णन किया है, इतना जीवंत, इतना सुंदर वर्णन संभवतः बहुत कम मिलता है। तो इसके माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि उसने प्रकृति को फिर से पुनरुत्पादित किया है। या हरिऔध जी लिखते हैं, हरिऔध जी जब प्रकृति का वर्णन करते हैं तो वो दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। ये सांझ का इतना जीवंत, इतना सुंदर, इतना रहस्यमय वर्णन जो कवि ने किया है, ये सांझ का पुनरुत्पादन है, उसकी पुनः प्रस्तुति है। इसको फिर से कवि ने रेखांकित किया है। जब इतिहास को हम पढ़ते हैं तो इतिहास के आधार पर जब रचनाकार सृजन करता है, प्रसाद जी ने अपने नाटकों का निर्माण किया, तो नाटक में इतिहास को फिर से उत्पादित किया गया, फिर से उसे पुनर्सृजित किया गया है। इतिहास की सारी घटनाएं अगर प्रसाद जी यथारूप नाटकों में प्रस्तुत कर देते तो ये साहित्य न होकर के इतिहास हो जाता। ये साहित्य इसीलिए साहित्य बन पाया है कि इतिहास की घटनाएं जो प्रसाद जी ने यहाँ लाया है, उन घटनाओं के माध्यम से इसने उसे पुनरुत्पादित किया है, फिर से उसे बनाया है, फिर से उसे लाया है। अनुकरण मूल का आदर्शीकृत प्रतिरूपण है। वस्तु का जो मूल रूप होता है वो उसका यथार्थ रूप होता है, पर रचनाकार अपनी प्रतिभा के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से, अपने कौशल के माध्यम से, अपनी प्रतिभा और अपनी प्रज्ञा के माध्यम से उसे आदर्शीकृत रूप में प्रस्तुत करता है। आदर्शीकृत से मतलब है कि उसे जैसा होना चाहिए, राम का राज्य जैसा था वैसा वर्णन तुलसी ने नहीं किया।
ऐसा वर्णन किया जैसा राज्य होना चाहिए, जैसा सम्राट होना चाहिए, जैसी प्रजाओं को होनी चाहिए। तो राम के माध्यम से जो राम राज्य की परिकल्पना तुलसीदास ने की है, ये क्या है? ये आदर्शीकृत प्रतिरूपण है। ये आदर्श को स्थापित करने के लिए निर्मित किया गया है। जैसे गोदान में डॉक्टर मेहता का चरित्र मिलता है, डॉक्टर मालती का चरित्र मिलता है। तो इन चरित्रों के माध्यम से प्रेमचंद ने यह दिखाने की कोशिश की है कि आखिरकार मनुष्य को होना कैसा चाहिए। उसने केवल यथारूप चीज़ों का वर्णन नहीं किया, आदर्शीकृत प्रतिरूपण करता है। प्रकृति की जो खामियां रहती है, उस खामियों को, उस कमियों को कवि या रचनाकार या कलाकार अपनी प्रतिभा से भर देता है। जैसे असली वाला सांप नेचर का असली रूप है, प्रकृति का असली रूप है वह, लेकिन इसकी अपनी खामियां हैं। वो काटेगा, वो फुफकार काटेगा, वो भयभीत करेगा, डराएगा। लेकिन उसी के आधार पर एक कला का निर्माण हो जाए तो वह क्या होगा? वो उसका आदर्शीकृत रूप होगा और कमियां दूर हो जाएगी। वो ज़्यादा सरस, ज़्यादा आकर्षक हो जाएगा। उसके बाद आप देखते हैं बताया गया है कि अनुकरण मूल का यथावत नकल नहीं है, इसमें कवि की अनुभूति भी मिश्रित होती है। अपारे काव्य संसारे कविरे प्रजापते यथास्मे विरोचिते विश्वं तथैदन परिवर्तते। संस्कृत के आचार्य ने स्पष्ट कर दिया है कि कवि जो है वो ब्रह्मा के कर्म को पुनः इस सृष्टि में दोहराता है। ब्रह्मा ने संसार का निर्माण किया तो कवि और रचनाकार अपनी कल्पना से, अपनी प्रज्ञा से एक पृथक संसार का निर्माण करता है। लेकिन वह इस रूप में करता है जैसा उसे परिलक्षित होता है, जैसा उसे अनुभूत होता है, जैसी उसे प्रतीति होती है, वैसा ही नहीं बना देता जैसा पहले से बना हुआ है। वह उसे नए रूपों में प्रस्तुत करता है। इसलिए कवि की जो अनुभूति होती है वो निश्चय ही सम्मिश्रित होती है कला में, रचना में। आगे इसने कहा कि मूल वस्तु त्रासदायक हो सकती है, अनुकृत वस्तु आनंददायक होती है। जैसे जीवन की मूल पीड़ा हमें पीड़ित करती है, पर वही पीड़ा अगर कलात्मक रूप से प्रस्तुत की जा रही है तो आनंददायक हो जाती है। हम कभी नहीं चाहते कि जीवन में ट्रेजेडी आए, लेकिन जब कला में ट्रेजेडी नहीं आए, साहित्य में सब कुछ नॉर्मल हो, सामान्य हो, तो फिर सरसता नहीं आएगी, फिर आनंद का संयोजन नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि वास्तविक जीवन में तो हम उसे सहन नहीं कर पाते, पर कला में वह हमारे आनंद का विषय बन जाता है। इसे जो ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है भारतीय काव्यशास्त्र में, इसीलिए क्या कहा गया है कि वह दुखात्मक संदर्भ भी सुखात्मक हो जाता है, कारुणिक प्रसंग भी हमारे लिए आनंद का विषय बन जाता है। जैसे मान लीजिए सिंह है, शेर है या बाघ है, वो त्रासदायक है, वो सामने आए तो हमें खा जाए। लेकिन अगर कलात्मक रूप से किसी शेर, किसी बाघ की प्रस्तुति की गई है तो उसे हम सहला सकते हैं, उसे हम छू सकते हैं, उसे हम घर ला सकते हैं, घर को सजा सकते हैं। तो क्या है, त्रासदायक चीज़ें जो है उसका जब अनुकरण किया जाता है, अनुकृत की जाती है मूल वस्तु का, तो उसकी पीड़ाएं समाप्त हो जाती है और वो सरस, वो आनंदमय हो जाती है। इसीलिए अनुकृत वस्तुएं आनंदप्रद होती है, ये इसने बताया है। प्रकृति अनुकरण जो है प्रकृति के अभावों को पूरा कर देता है। एक गुलाब असली वाला अगर आपको कोई उपहार में दे दे तो 4 दिन में गुलाब सूख जाए, 15 दिनों में सड़ जाए, गल जाए, खराब हो जाए। ये मूल वस्तु तो है, लेकिन उसकी अपनी कमियां हैं, अपनी खराबियां हैं। अब इसी के आधार पर अगर किसी ने कृत्रिम गुलाब का निर्माण किया है, कागज़ से गुलाब को बनाया है और ठीक वैसा ही है जैसा गुलाब होना चाहिए, जैसा गुलाब होता है, तो क्या होगा, ये गुलाब वर्षों वर्षों तक सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, खराब नहीं होगा। तो प्रकृति की जो कमियां हैं वो अनुकृत वस्तुओं में पूरी कर दी जाती है। कवि और कलाकार यही करता है। हमारे समाज में जो कमी रह गई, साहित्य के माध्यम से उसे पूरे करने के प्रयास किए जाते हैं और एक दृष्टि, एक चेतना का उत्पादन किया जाता है रचनाकारों के माध्यम से। इसलिए नकलची नहीं होते, ये उपेक्षा के पात्र नहीं होते, इसे ध्यान में रखना है। उसके बाद है अनुकरण में हमें सादृश्य का आनंद मिलता है। सादृश्य, मिलता जुलता। जब हम किसी मूल वस्तु के आधार पर अनुकृत वस्तुओं को देखते हैं
तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। हमने मूल सिंह को देखा, मूल शेर को देखा, और उसी तरह का शेर अगर किसी ने कृत्रिम रूप से निर्मित कर दिया और वो वैसा ही दिख रहा है, तो सादृश्य का आनंद हमें मिलेगा। कितना अच्छा बनाया किसी ने। या साहित्य में हम जिस जीवन को देखते हैं उस जीवन से हम प्रभावित होते हैं कि किसी आदमी ने जीवन का कितना खूबसूरत वर्णन किया, ये तो यथावत वैसा ही है जैसा जीवन होता है। तो ये क्या होगा, इसके बारे में बताया गया यहाँ कि ये जो अनुकृत वस्तुएं हैं उसमें हम सादृश्य का आनंद प्राप्त करते हैं, मिलता जुलता है, ठीक वैसा ही जैसा मूल है वैसा ही अनुकृत भी है। तो सादृश्य के कारण हम उसके आनंद को अनुभूत करते हैं, महसूस करते हैं, और हमें वो सरस लगता है। दरअसल अनुकरण को कहा जाता है कि सत्यम और शिवम के बजाय ये सुंदरम पर जोर डालता है। पृथ्वीराज राशि को आपने पढ़ा होगा, उसमें इतिहास में जो मूल घटनाएं हैं उसे परिवर्तित कर दी गई। पृथ्वीराज चौहान की हत्या मोहम्मद गौरी ने कर दी, इतिहास यह वर्णित करता है। लेकिन इस साहित्य में ऐसा वर्णन नहीं है। इसीलिए ऐसा वर्णन नहीं है कि हिंदू सम्राट के रूप में जो ख्याति, जो प्रसिद्धि प्राप्त थी पृथ्वीराज चौहान को, अगर आखिरी हिंदू सम्राट मुसलमानों के हाथ मारा जाता तो हिंदू मानसिकता ध्वस्त होती। एक हिंदू कवि को अपने हिंदुत्व का, अपने भारत का ख्याल है, इसलिए उसने इतिहास के इस स्वरूप को बदल दिया और कहा कि शब्द वेदीवान के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की हत्या की, और फिर कवि चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे को मारकर मर गए। तो क्या लगा कि एक मुसलमान के हाथ एक हिंदू सम्राट नहीं मरे, इन्होंने एक हिंदुओं के हाथ ही अपने जीवन को समर्पित करके जीवन लीला को समाप्त किया है। तो इस तरह से कवि जो है, जो रचनाकार है, वो इस तरह का कार्य करता है। वह जो है निश्चय ही जो शिवम है और सत्यम है उसके बजाय वो सुंदरम पर ध्यान देता है कि वो चीज़ें सुंदर रूप में, सरस रूप में प्रस्तुत हो। सत्य ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सरसता हो, आनंद हो, जीवन के लिए नई चेतना को लेकर के ये उद्देश्य होता है। आगे है कि अनुकरण मानव की जन्मजात प्रवृत्ति है। हम संसार के तमाम कलाओं को अर्जित करते हैं तो अनुकरण के माध्यम से। छोटे बच्चे उठकर बैठ जाते, बोलने लगते, चलने लगते, इस कारण कि वो अनुकरण करता है, वो सीखता है। हम रोज़ रोज़ अनुकरण करते हैं, सीखते हैं अपने बड़ों से, समाज से, परंपरा से, साहित्य से, इतिहास से, दर्शन से, विज्ञान से हम रोज़ रोज़ सीखते हैं। अनुकरण हमारी प्रवृत्ति है। हम दूसरों की जैसा इसलिए हो पाते हैं कि हम अनुकरण के रास्ते चल करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अनुकरण मूलभूत प्रवृत्ति है। अनुकरण करेगा मनुष्य, पर वो नकल नहीं होगा, यह व्यक्ति की अपनी निजी प्रवृत्ति होगी। अनुकरण के बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसा गुण है, इसी गुण के कारण साहित्यकार इतिहासकार से अलग हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है। क्योंकि इतिहासकार जो होते हैं वो चीज़ों को उसी रूप में वर्णित करेंगे जिस तरह की घटना घटी है, पर साहित्यकार इतिहास को यथावत प्रस्तुत नहीं करता। प्रसाद जी के नाटकों को पढ़ेंगे तो उसमें इतिहास की यथावत प्रस्तुति नहीं है, उसमें कई स्त्री पात्रों की परिकल्पना है, प्रेम का समायोजन है, इतिहास की निरस्ता में सरसता का संचार है। इसीलिए इतिहासकार से वो विशिष्ट हैं। इतिहासकार जहाँ पर केवल घटनाओं का उल्लेख करके छोड़ देता है, साहित्यकार अतीत के साथ वर्तमान को भी रेखांकित करता है और भविष्य में इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, ये क्या परिवर्तित हो सकता है, इन तमाम चीज़ों का रेखांकन कवि करता है, रचनाकार करता है। इसीलिए साहित्यकार इतिहासकार से विशिष्ट होता है, खास होता है, और इसमें अनुकरण का जो गुण है वही बहुत कारगर होता है। कुल मिलाकर के आज आपने जाना कि अनुकरण जो है ये मानव की मूल प्रवृत्ति है, और इसके बारे में कहा है बूचर ने कि कलाकृति मूल का प्रतीकात्मक प्रतिरूपण नहीं है, बल्कि सादृश्य के आधार पर उसकी पुनर्सृष्टि है, पुनर्निर्माण है। और इसके बारे में कई चीज़ें कही गई है कि ये जो अनुकरण है ये सदैव सुखात्मक होता है। अनुकरण मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्ति है, ये मूल वस्तु का पुनरुत्पादन करता है। कुल मिलाकर के इस सिद्धांत के बाद इस निष्कर्ष पर हम पहुंच जाते हैं कि अनुकरण नकल की प्रवृत्ति नहीं है,
अनुकरण के माध्यम से रचनाकार, कवि या कलाकार चीज़ों को नए सिरे से, नए तरीके से प्रस्तुत करता है, वो नकलची नहीं होता है। अनुकरण अपने आप में एक उत्तम गुण है। इससे मूल वस्तु का पुनरुत्पादन होता है, प्रकृति की अनुकृति होती है, आदर्शीकृत प्रतिरूपण होता है, और साहित्यकार यही कारण है कि वो इतिहासकार से विशिष्ट होता है और श्रेष्ठ होता है। तो कुल मिलाकर के आज के व्याख्यान में आपने इतना जाना। अगले व्याख्यान में हम अरस्तू के विरेचन सिद्धांत का उल्लेख करेंगे। फिर मिलेंगे आपसे। आप सारे लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाएंगे, स्वयं भी करेंगे, अधिक से अधिक लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। फिर मिलेंगे आपसे।